हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो आज से हम सिटीजनशिप के नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो भी लेक्चर से रिलेटेड अपडेट है वो आपको मिल जाया करेंगी। और वहाँ पे मैं जो भी लेक्चर होता है उसके बेसिस पे बेसिक से लेके एडवांस तक एमसीक्यू भी डालता हूँ, ताकि आपको हेल्प होती है कि आप बेसिकली आपका जो क्या करता है कर सकते हो। आप मेजर कर सकते हो अपनी ग्रोथ भैया कि किस तरह से हम जा रहे हैं, ठीक है, लेवल अप हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। और डू वॉच और प्रीवियस लेक्चर्स, वो आपकी कंसेप्ट बिल्डअप करने में बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप करने में बहुत अच्छी तरीके से क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं आप सिटीजनशिप। ठीक है, तो भैया सिटीजन्स एंड एलियन सबसे पहले क्या होते हैं समझ के लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो भैया हमारा, जैसे मान लो ये सिटीजन्स है, एलियंस है, ठीक है। अब सिटीजन्स कौन होते हैं भैया? सिटीजन्स वो लोग होते हैं, यानी सिटीजन्स आर फुल मेंबर्स ऑफ स्टेट, ठीक है, जिन जो सभी, यानी दे एंजॉय ऑल सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, जैसे इंडिया के सेंस में हम बात करें तो आप हो भैया, मैं हूँ, तो हम क्या है भैया, सिटीजन से इंडिया के, ठीक है। क्योंकि हम क्या है, फुल मेंबर्स है हमारे इंडिया के, ठीक है। जी, यहाँ पे हम सभी सिविल राइट्स एंजॉय करते हैं और सभी पॉलिटिकल राइट्स भी एंजॉय करते हैं, ठीक है। अब सिविल राइट्स यानी क्या होता है भैया? सिविल राइट्स यानी ऐसे राइट्स होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं सिविलाइज सोशल लाइफ जीने के लिए, और सिविलाइज सोशल लाइफ जीने के लिए, और हमारे जो भी बेसिक नीड्स है उन्हें फुलफिल करने के लिए जो भी राइट्स हमें मिलते हैं उसे कहा जाता है भैया सिविल राइट्स कहा जाता है। जैसे कि मान लो भैया, अगर इंडिया के सेंस में अगर बात करनी है सिविल राइट्स की, तो आप कह सकते हैं आर्टिकल 14 to 18, ठीक है। यानी जो भी सिविलाइज सोशल लाइफ या फिर क्या कहते हैं, हमें जो भी बेसिक नीड्स है वो फुलफिल करने के लिए जो राइट्स रहते हैं उसे कहा जाता है भैया सिविल राइट्स। और पॉलिटिकल राइट्स क्या रहेंगे भैया? ठीक है, तो पॉलिटिकल राइट्स क्या रहेंगे? जो हमें हमारे सोसाइटी के गवर्नेंस करने के लिए बेसिकली, जैसे कि मान लो पॉलिटिकल राइट्स ऐसे कह सकते हो कि आप सोसाइटी के गवर्नेंस में क्या कर सकते हो, इस पॉलिटिकल राइट्स की मदद से पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो भैया इलेक्शन है, ठीक है। अब इलेक्शन में क्या करते हो, आप पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। तभी क्या चुना जाता है भैया, एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। वो फिर क्या करता है, वो ऑन बिहाफ ऑफ अस हमें क्या करता है, गवर्न करता है, फिर हमारी कंट्री को गवर्न करता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल राइट्स यही होते हैं भैया, क्या होते हैं कि हमारी सोसाइटी को गवर्न करने के लिए जो भी इलेक्शंस है उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, उस पार्टिसिपेशन, वो जो पार्टिसिपेटिव राइट्स है उसी को कहा जाता है भैया पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सिटीजन्स के बाद कौन होते हैं भैया? सिटीजन्स होते हैं भैया फुल मेंबर ऑफ स्टेट, जिन्हें ऑल सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है भैया सिटीजन्स। अब एलियंस कौन होंगे भैया? एलियंस यानी किसी और कंट्री का सिटीजन्स। जैसे मान लो भैया ये इंडिया है और ये क्या है, ये यूएसए, ठीक है। यूएसए से मानो कोई इंडिया में आता है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा भैया, एलियन हो जाएगा। मानो इंडिया से कोई यूएसए में जाता है तो वो यूएसए के लिए क्या हो जाएगा भैया, एलियन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो एलियन है ये सिटीजन है भैया अमेरिका का, यूएसए का, और ये जो एलियन है ये सिटीजन है भाई इंडिया का, ठीक है। तो देखो भाई कि जो राइट्स एक सिटीजन एंजॉय कर सकता है वो राइट्स एलियन एंजॉय नहीं कर सकते। यानी जो राइट्स सिटीजन्स को होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो सिटीजन्स को ऑल सिविल राइट्स होते हैं एंड पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, ये सिर्फ सिटीजन ही एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये राइट्स एलियन एंजॉय नहीं कर सकते। हालांकि कुछ राइट्स मिलते हैं, ठीक है, वो देखेंगे अभी आने वाले इसमें, ठीक है। तो ये एंजॉय नहीं कर सकते, उन्हें कहा जाता है एलियन। तो बेसिकली आपको यही ध्यान में रखना है कि एलियन किसे कहा जाता है, कि भैया जो फॉरेनर होते हैं या फिर जो अदर कंट्री का सिटीजन होता है वो किसी और कंट्री के लिए क्या बन जाता है भैया, एलियन बन जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी अभी हमने आपको बताया है, ठीक है, कि भैया ये इंडिया है, ठीक है। चाइना से कोई इंडिया में आता है तो इंडिया के लिए क्या हो जाएगा भैया, एलियन हो जाएगा। और इंडिया से कोई चाइना में जाता है तो चाइना के लिए क्या हो जाएगा भैया, एलियन हो जाएगा, ठीक है। अब एलियंस में भी क्या भैया, दो टाइप से, एक हो गया भैया फ्रेंडली एलियंस और एक हो गया भैया एनिमी एलियंस, ठीक है। अब फ्रेंडली एलियंस यानी क्या होता है भैया, जिस कंट्री के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस है, यानी फ्रेंडली रिलेशंस है, वहां के सिटीजन्स इंडिया के लिए क्या हो जाएंगे भैया, फ्रेंडली एलियंस हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसी कंट्री जिसके साथ इंडिया वॉर में उलझा हुआ है और फिर जहाँ पे रिलेशंस अच्छे नहीं है, उन्हें क्या कहेंगे हम, उन्हें कहेंगे हम एनिमी एलियंस, यानी वहां के सिटीजन्स कम कहेंगे एनिमी एलियंस। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि भैया ये इंडिया है, ठीक है, और ये क्या है भैया, पाकिस्तान है, ठीक है। अब पाकिस्तान का सिटीजन अगर इंडिया में आता है तो एनिमी एलियंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, एनिमी एलियंस। क्यों भैया, क्योंकि इंडिया के रिलेशंस पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं है भैया, ठीक है।
और पाकिस्तान और इंडिया के बीच क्या है भैया, वॉर भी चालू है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में ये जो है इन्हें क्या कहा जाता है भैया, एनिमी एलियंस कहा जाता है। यानी जिस कंट्री के साथ हम वॉर में उलझे हुए हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, उस देश के सिटीजन्स को हम कहेंगे भैया एनिमी एलियंस। ठीक है, जैसे भैया मान लो कि इंडिया है और ये रशिया है, रशिया से अगर कोई इंडिया में आता है तो वो क्या रहेगा भैया, फ्रेंडली एलियंस रहेगा। क्या रहेगा भैया, फ्रेंडली, क्योंकि रशिया और इंडिया के बीच में वॉर भी नहीं है और रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगी उनके ऊपर। ठीक है, हालांकि क्या होता है कि फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस को जो हमारे इंडिया में राइट्स मिलते हैं ना, वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। बेसिकली कैसे रहते हैं कि भैया, फ्रेंडली एलियन को एनिमी एलियन से ज्यादा राइट्स रहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 22। ठीक है, ठीक है, अब आर्टिकल 22 आपको फंडामेंटल राइट्स में आएगा, तो वहां पे बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आर्टिकल 22 क्या कहता है भैया, कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। मान लो कि भैया आपको अगर कोई अरेस्ट करता है या फिर डिटेन करता है, तो आपको कुछ सर्टन राइट्स होते हैं। ठीक है, सिटीजन्स को सेम राइट्स फ्रेंडली एलियंस को भी होते हैं, यानी आर्टिकल 22 के अंतर्गत। यानी आर्टिकल 22 किसके लिए अवेलेबल है भैया, एलियंस के लिए भी अवेलेबल है एंड सिटीजन के लिए भी अवेलेबल है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, यानी अगर आपको अरेस्ट किया जाता है या फिर डिटेन किया जाता है, तो उस सिनेरियो में आपके क्या राइट्स रहेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल 22 डिफाइन करता है, यानी प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, लेकिन ये जो आर्टिकल 22 है भैया, वो किसी नहीं रहेगा, ये एनिमी एलियंस को अवेलेबल नहीं रहेगा भैया। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे सिटीजन्स क्या होता है, एलियंस क्या होता है, फ्रेंडली एलियंस क्या होता है और एनिमी एलियंस क्या होते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी भी राइट्स है भैया जो सिर्फ हमारे सिटीजन्स को ही अवेलेबल है। ठीक है, वो फ्रेंडली एलियन को भी अवेलेबल नहीं है और ना ही एनिमी एलियन को भी अवेलेबल है। ठीक है, तो कौन से राइट्स है भैया जो सिर्फ हम इंडियन सिटीजन ही एंजॉय करते थे, एक रहेगा भैया आर्टिकल 15। ठीक है, अब आर्टिकल 15 क्या कहता है भैया, आर्टिकल 15 कहता है कि भैया प्रोटेक्शन राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे। ठीक है, आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, हालांकि फंडामेंटल राइट्स में आएगा तब और अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, अभी यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, और आर्टिकल 16 भी आता है भैया, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्या, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। बेसिकली आपके लिए क्या मिलेगी भैया, इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको compete करने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद भैया आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 वही भाई क्या, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मूवमेंट। ठीक है, जैसे कि आपको कुछ बोलने की, आपको जो भी एक्सप्रेस करना है वो आप कर सकते हो अंदर आर्टिकल 19। मूवमेंट, ठीक है, इंडिया में कहीं और आपको घूमने जाना है, सेटल होना है, वहां पे जाके आप रह सकते हो, तो हो गया मूवमेंट, इंटरनल मूवमेंट भैया। ठीक है, रेसिडेंट, ठीक है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे बचना है, आप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। असेंबल हो सकते हो। ठीक है, एसोसिएशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉर्म करना है वो भी कर सकते हो। ठीक है, जो चाहे वो प्रोफेशन भी आप चूज कर सकते हो। ये सभी हमें आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिया गया है। तो भैया ए बी एनिमी एलियन, ये भी एलियंस को अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से राइट नहीं है भैया, और एक भाई एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, आर्टिकल 29 to 30। ठीक है, तो खाली आपको इतना ध्यान में रखना है, ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन से राइट है भैया कि जो सिर्फ हम इंडियन सिटीजन ही एंजॉय करते, तो रहेगा भैया आर्टिकल एक 15 रहेगा, 16 रहेगा, 19 रहेगा, उसके बाद आर्टिकल 29 to 30, यानी 29 एंड 30। ठीक है, अब इसके अलावा भी कुछ और है भाई जो सिर्फ क्या हम इंडियन ही एंजॉय कर सकते हैं, बाकी वो एलियंस एंजॉय नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि मान लो भैया लोकसभा में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करना है आपको, वोट करना है, तो कौन कर सकेगा भैया, जो भैया इंडिया के सिटीजन है वही कर सकेंगे। कुछ एलियंस आके कहेगा क्या, नहीं भैया मुझे इंडिया की इलेक्शन में जाके वोटिंग करनी है, ऐसा कह सकेगा नहीं भैया। अगर लोकसभा में मानो आपको एमएलए के लिए खड़ा रहना है, एमपीज के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली असेंबली में आपको खड़े रहना है, यानी कंटेस्ट करना है बेसिकली इलेक्शन के लिए, तो हाँ, ये कौन कर सकते हैं भैया, सिर्फ इंडिया के सिटीजन ही कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन में। ऐसा तो नहीं रहेगा कि रशिया से कोई आदमी उठ के आएगा और बोलेगा नहीं भैया मुझे लोकसभा की इलेक्शन कंटेस्ट करनी है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन क्या करने हैं, कंटेस्ट करने हैं, ऐसा कोई नहीं
कह सकता। इसके अलावा भाई हमारे इंडिया में कुछ ऐसे पर्टिकुलर ऑफिसेस है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन ही क्या कर सकता है भैया, होल्ड कर सकता है। जैसे कि भैया प्रेसिडेंट वाला ऑफिस, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। गवर्नर का ऑफिस भैया जो स्टेट में रहते हैं, ठीक है। जजेस भैया सुप्रीम कोर्ट के हो या चाहे हाई कोर्ट के हो, ठीक है। जैसे कि भैया हम कह सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये सभी ऑफिसेस है भैया जो सिर्फ इंडियन सिटीजन ही होल्ड कर सकते हैं। एलियन आके होल्ड नहीं कर सकते। हालांकि देखो एक बात ध्यान में रखना, कुछ राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एलियंस को भी दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे हम फर्दर एडवांस करेंगे आपको राइट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको डिमार्केट करना पड़ेगा कि भैया ऐसे कौन से राइट्स है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है, और ऐसे कौन से राइट्स है भैया जो इंडियन सिटीजन्स के साथ एलियंस के लिए भी यानी फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है। ऐसे डिमार्केट आपको करना पड़ेगा, मैं करके दूंगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल इतना ध्यान में रखना कि भैया कि जो बेसिकली सिटीजन्स है उनके कुछ राइट्स है, ठीक है, यानी वो ओनली कुछ राइट्स ऐसे भैया जो सिर्फ सिटीजन से एंजॉय कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल वो रहेंगे भैया आर्टिकल 15 रहेंगे, 16 रहेंगे, 19 रहेंगे, ठीक है, और 29 एंड 30 रहेंगे, ठीक है। और कुछ ये प्रावधान भी है, ठीक है, जो भी हमने बात की वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो भाई हम इंडिया के सिटीजन्स है, हमें कुछ क्या है बेसिकली, हमें कुछ राइट्स है तो हमारी कुछ ड्यूटी भी बनती है भैया, कुछ हमारी सर्टेन ड्यूटीज भी है, वो करते हैं हम बेसिकली अपने कंट्री के प्रति। कौन सी ड्यूटीज है भैया, जैसे कि हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। हमारी जो नेशनल फ्लैग है भैया, नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसकी क्या करनी पड़ेगी भैया, हमको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। हमारी ड्यूटी है ना भैया, राइट्स मिल रहे हैं हमें तो हमारे कुछ ड्यूटी भी बनती है अपनी कंट्री के प्रति, ठीक है। और इसके अलावा भैया जब हमारी कंट्री को हमारी जरूरत होगी तब हम उन्हें हमारी कंट्री को डिफेंड भी करना पड़ेगा। ये भी हमारा क्या है भैया, एक ये भी हमारी एक ड्यूटी है भैया। जब हमारा देश संकट में होगा तब हम क्या, हमारी ड्यूटी बनती है कि भैया हम अपने देश को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। ये आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो भाई जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है ना, ये हमारे इंडिया में दो तरह के सिटीजन्स होल्ड कर सकते हैं, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब दो दो तरह के सिटीजन्स कौन से होंगे, हो गए भैया, एक हो गया भैया जो बाय बर्थ क्या है इंडिया का सिटीजन है, और एक जो भैया बाय नेचुरलाइजेशन से इंडिया का सिटीजन बनता है। नेचुरलाइजेशन क्या है क्या नहीं है आगे आने वाला है, वहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगा। खाली एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना कि भैया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे वो क्या बन गया भैया, इंडिया का सिटीजन बन गया। यानी हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट कौन बन सकता है भाई, वही इंसान प्रेसिडेंट बन सकता है भाई जो बाय बर्थ क्या है इंडियन सिटीजन है, या फिर जो भैया नेचुरलाइज तरीके से इंडियन सिटीजन बना है, ठीक है। यानी नेचुरलाइज सिटीजन भी आप कह सकते हो। ये आने वाला है एक्विजिशन में, तब आपको नेचुरलाइज क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है भैया, यूएसए में प्रेसिडेंट अगर बनना है तो आपको यूएसए में ही पैदा होना होगा, बाय बर्थ ही आप वहाँ के सिटीजन होने चाहिए, तभी आप क्या कहते हैं उसको यूएसए का प्रेसिडेंट बन सकते हो, अदरवाइज नहीं बन सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा, ये बहुत की वर्ड है वाला है, ठीक है, ध्यान में रखना। बाय बर्थ और बाय नेचुरलाइज सिटीजन है वही क्या कर सकते हैं भैया, हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो भाई सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप कैसी है भैया, ये हमारा इंडिया है भैया, हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अब मानो इस इंडिया के किसी भी कोने में आप पैदा हो जाओ, आपको सेम सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं रहता है ना कि भैया आप महाराष्ट्र में पैदा हो गए, ठीक है, तो आपको ज्यादा सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, आप आसाम में पैदा हुए हो तो आपको कम सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट में या फिर इंडिया के कोई भी कोने में पैदा हो जाओ, आपको सेम सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स मिलेगा जो एक सिटीजन एंजॉय करता है। यानी सभी को सेम सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स है, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई किसी को कम है किसी को ज्यादा है, ठीक है। ऐसे नहीं कि महाराष्ट्र के सिटीजन को ज्यादा सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है और चंडीगढ़ के सॉरी हम कह सकते हैं कि तेलंगाना के सिटीजन को कम राइट्स है या फिर कम पॉलिटिकल राइट्स है, ऐसा नहीं रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है भैया कि हमारी जो सिटीजनशिप है वो कैसी है भैया, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप यानी कौन सी सिटीजनशिप भैया, इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। जैसे कि मान लो भैया ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और हमारा इंडिया क्या है भैया, यूनियन ऑफ स्टेट है, क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। हमारा यूनियन ही क्या है भैया, फेडरेशन है,
ठीक है, आर्टिकल 1 में हमने पढ़ा था। हमारे यूनियन ही क्या है भैया, फेडरेशन है। ठीक है, हमारा जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है भैया वो क्या करता है, फेडरल है भैया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल इन स्ट्रक्चर, ठीक है, और यूनाइटेड इन फॉर्म। और हमारे क्या है भैया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या एनालिसिस की है बताइए, ड्यूअल पॉलिटी भी दी है भैया सेंटर एंड स्टेट पे, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो हमारा जो भैया फेडरेशन है ना वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, कमिंग टुगेदर वाला नहीं है, होल्डिंग टुगेदर है। ठीक है, ये जो हमारे यहाँ स्टेट्स बनाए हुए हैं, जो भी 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हमने बनाए, वो तो वो भैया हमने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाए हैं, ताकि हम उन्हें बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सके, गवर्न कर सके। उसके लिए हमने क्या किए भैया, ये बनाए हैं। ठीक है, तो भैया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें क्या देता है भैया, सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप देता है, और वो भी भैया उसे कहा जाएगा इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, ये इंडिया है भैया, यहाँ पे महाराष्ट्र का स्टेट कोई अलग से सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करता कि नहीं भैया मैं सिटीजन हूँ महाराष्ट्र का, ऐसे नहीं भैया। ठीक है, हाँ ऐसे कह सकते कि भैया मैं महाराष्ट्र का रेसिडेंट हूँ। ठीक है, ऐसे छत्तीसगढ़ अलग से कोई सिटीजनशिप आपको नहीं दे रहा होगा। ठीक है भाई, तो भैया कि आप चाहे इंडिया के किसी भी कोने में पैदा हो जाओ, आपको मिलने वाली है एक ही सिटीजनशिप, और वो रहेगी भैया सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, और क्या रहेगी भैया, इस सिटीजनशिप को कहा जाएगा भैया इंडियन सिटीजनशिप कहा जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो एलिगेंस है, तो एलिगेंस रहेगा भैया हमारे यूनियन के प्रति, क्या रहेगा भैया, यूनियन के प्रति क्या रहेगी हमारी निष्ठा रहेगी। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूअल सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हालांकि जैसे अगर आप यूएसए में जाते हो, ठीक है, तो यूएसए में आपको ड्यूअल सिटीजनशिप देखने के लिए मिलेंगी, यानी एक रहेगी भैया यूनियन की जो भी है, और एक रहेंगी भैया उनके स्टेट की। ठीक है, तो बेसिकली ड्यूअल सिटीजनशिप में कुछ प्रॉब्लम है भैया, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि भैया राइट टू प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन में, पब्लिक ऑफिस होल्ड करने की सिचुएशन में, या फिर राइट टू वोट के सिलसिले में क्या हो सकता है, ड्यूअल सिटीजनशिप में आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। हालांकि सिंगल सिटीजनशिप में ये इशू नहीं रहता है, क्योंकि भैया सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, कहीं पे भी आप क्या हो जाओ, पैदा हो जाओ, आपको सेम सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे। ठीक है, बेसिकली ये जो है ना सिंगल सिटीजनशिप, ड्यूअल सिटीजनशिप, यहाँ पे आपको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एंड कमिंग टुगेदर फेडरेशन आप को रिलेट कर सकते हो, और उस हिसाब से आप बहुत अच्छे तरीके से याद सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमारा इंडिया का है भैया होल्डिंग टुगेदर वाला फेडरेशन है। ठीक है, तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए क्या किया है भैया, हमने स्टेट को मुझे बेसिकली स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, लेकिन इंडिया एज ए होल है। ठीक है, जिसे कहा जाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और कमिंग टुगेदर क्या भैया, बहुत सारे स्टेट इकट्ठा आ गए, उन्होंने खुद के बीच में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। ठीक है, और क्या भैया अपना एक देश बना लिया, ये हो गया भैया कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो बेसिकली इसीलिए हो सकता है कि यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है, और हमारे इंडिया में क्या है भैया, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो भैया क्या होता है कि आप हमारे इंडिया के, यानी हम अगर इंडिया के किसी भी कोने में अगर पैदा होते हैं, ठीक है, तो हमें सेम सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स रहेंगे। ठीक है, लेकिन भैया कुछ एक्सेप्शंस भी है। क्या है, कुछ एक्सेप्शंस भी है। ठीक है, तो एक्सेप्शंस क्या है भैया, कि ऐसे राइट्स भैया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कवर किए नहीं है, तो उस बेसिस पे क्या कुछ एक्सेप्शंस रह सकते हैं, जैसे कि भैया रेसिडेंट के बेसिस पे। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 15 में दिया है रेसिडेंस वाला, कवर नहीं किया है कि भैया आपके साथ प्रोहिबिशन नहीं हो सकता ऑन द बेस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, लेकिन आप कहाँ के रेसिडेंट हो। ठीक है, देखो प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंट में कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, अब रेसिडेंट यानी आप कहाँ पे रहने वाले हो, ठीक है, उस बेसिस पे। ठीक है, तो रेसिडेंट के बेसिस पे क्या हो सकता है भैया, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। आर्टिकल 15 में एक्सेप्शंस दिया है, आर्टिकल 16 में भी दिया है, 19 में भी दिया है। ठीक है, तो बेसिकली हम देख लेते हैं कि एक्सेप्शंस क्या है। ठीक है, देखो सेम सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स तो आप एंजॉय करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, वो आपको एक्सेप्शंस कंसिडर करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो भैया अंडर आर्टिकल 16, ठीक है, अंडर आर्टिकल 16 पार्लियामेंट क्या कर सकता है भैया, कुछ जॉब्स के लिए क्या क्राइटेरिया रख सकता है भैया, रेसिडेंस वाला क्राइटेरिया रख सकता है कि नहीं भैया, अगर आप इस स्टेट के अगर रेसिडेंट्स हो तो ही क्या कर सकते हो, इस जॉब के लिए एलिजिबल रह सकते हो। फॉर एग्जांपल बता दो। ठीक है, मान लो कि ओएनजीसी भैया, ओएनजीसी ने अपनी फॉर एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, ओएनजीसी ने अपनी रिक्रूटमेंट निकाली भैया गुजरात के लिए।
तो वहाँ पे मेंशन किया गया रह सकता है कि भैया सिर्फ जो गुजरात के रहिवासी है वही अप्लाई रहे, यानी क्वालिफाई एलिजिबल रह पाएंगे, ठीक है, ओएनजीसी की इस रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है, अदर स्टेट के नहीं हो पाएंगे एलिजिबल, ठीक है। जस्ट एग्जांपल, इस तौर पे क्या कर सकता है पार्लियामेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंट क्या कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है आपके साथ अंडर आर्टिकल 16, ठीक है, और एक एक्सेप्शन है, ठीक है। जैसे कि प्रीवियसली पास्ट में हो चुका है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट लाया गया था 1957 में, हाँ आई थिंक, जस्ट लेट मी चेक, या हाँ, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1957 में आया था। तो बेसिकली इसने नॉन गैजेटेड जो पोस्ट थे भैया वहाँ पे एक रेसिडेंशियल वाला क्वालिफिकेशन डाल दिया था, ठीक है। यानी अगर आप आंध्र प्रदेश से हो, हिमाचल प्रदेश से हो, मणिपुर से हो या त्रिपुरा से हो, ठीक है, तो ये आप उस सर्टन नॉन गैजेटेड पोस्ट जो भी निकली थी उस सर्टन जॉब के लिए क्या रहोगे भैया, एलिजिबल रहोगे, ठीक है। तो ये रेसिडेंशियल बेसिस पे क्या किया गया था भैया, डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, लेकिन ये एक्सेप्शंस है, क्या है, कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे समझ में लेनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप कि आपको आर्टिकल 16 की जो एक्सेप्शंस है, ठीक है, सिटीजन बेसिकली सिटीजनशिप के तहत, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, कि आर्टिकल 16 में क्या दिया है भैया, एक्सेप्शंस दिया है, नहीं ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस आपके साथ थोड़ा बहुत भेदभाव किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई कि आर्टिकल 15 में दिया है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, लेकिन फिर से वही भैया रेसिडेंट के बेसिस पे क्या हो सकता है, आपके साथ फिर से भेदभाव किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो भैया कि कुछ अपने जो स्पेशल बेसिकली जो मान लो कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र क्या कर सकता है भैया, जो उसके रेसिडेंट्स है, ठीक है, उन रेसिडेंट को क्या कर सकता है भैया, कुछ कॉलेज फीस में मान लो कि क्या सहूलत दे सकता है, कुछ रिलैक्सेशन दे सकता है, समझ में आ रहा है, ठीक है, कुछ कंसेशन दे सकता है भैया फीस में, ठीक है, जो रेसिडेंट रहेंगे महाराष्ट्र के उसको, वो सभी स्टेट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या एक्सेप्शन है, मान लो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अब देखो भैया महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पे कौन एलिजिबल रहेगा, कौन अपीयर हो सकता है, जो महाराष्ट्र का रेसिडेंट है वही क्या कर पाएगा भैया, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई कर पाएगा। गुजरात के लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि भैया हम एमपीसी के लिए एलिजिबल है, समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, यहाँ पे भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो भैया ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंट आपके साथ ऐसा भेदभाव किया जा सकता है, एक्सेप्शन है, ये वो राइट्स है भैया जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए नहीं है, तो उस बेसिस पे थोड़ा बहुत आपका डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ठीक है। देखो भाई एक बात बता दो, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंट में कंफ्यूजन नहीं होना है, रेसिडेंट के बेसिस पे, ठीक है, इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, दोनों कंप्लीटली क्या है भैया, अलग है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई आर्टिकल 19, ठीक है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो भैया ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया में क्या हो सकता है भैया, जैसे कि प्रोस्टिट्यूट जो लोग है, ठीक है, या फिर जो प्रोस्टिट्यूट है, ठीक है, उसकी क्या कर सकती है भैया, एंट्री बैन की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि ट्राइबल एरियाज है, ठीक है, वहाँ के जो लोग से भैया ट्राइबल्स है, वल्नरेबल है भैया, ठीक है, मे बी उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहेंगी, ठीक है, उनका कल्चर बेसिकली अलग रहता है भैया, उनकी लैंग्वेज अलग रहती है, कस्टम अलग रहते हैं भैया, उनका ट्रेडिशन अलग रहता है, तो उसे प्रिजर्व करने के लिए आपके साथ क्या कर सकते, बेसिकली आपकी जो मोमेंट्स है, ठीक है, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है अंडर आर्टिकल 19, एक सेक्शन है भैया। जैसे कि मान लो भैया हम ट्राइबल एरिया में जाके रह नहीं सकते, वहाँ पे सेटल नहीं हो सकते, ठीक है, वहाँ पे एंटर नहीं हो सकते भैया, यानी आउटसाइडर्स की एंट्री क्या है भैया, बैन है। क्यों बैन है भैया, वही भैया उनका कल्चर अलग है, उनका ट्रेडिशन अलग है, ठीक है, उनके मैनर्स जो जीने की जिंदगी भैया वो अलग है, ठीक है। अभी वो स्ट्रीम में नहीं है, मेन स्ट्रीम जो अभी हम लाइफ जी रहे हैं भैया जिस तरीके से, वो उस मेन स्ट्रीम में नहीं आया है भैया, ठीक है। जैसे कि आपको पता है सेंटिनल आइलैंड है भैया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है भैया, आउटसाइडर की एंट्रीज क्या कर लिखी रखी है इंडियन गवर्नमेंट में, सेंटिनल आइलैंड में बैन करके रखी है भैया। क्यों भैया, वहाँ पे अभी भी बहुत पुराने वाले ट्राइब्स रहते हैं भैया, मान लो कि 150 लोग रहते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो उनका ट्रेडिशन अच्छा है भैया, वो वल्नरेबल है भैया, बेसिकली बाहर की जो बीमारी है उससे वो मे बी उनकी अफेक्ट हो सकती है लाइफ भैया, ठीक है, तो उनके कल्चर ट्रेडिशंस अलग है, उनको प्रिजर्व करने के लिए क्या कर दिया भैया, इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे एंट्री बैन कर दी, इंडियंस के लिए भी और जो फॉरेनर्स है उनके लिए भी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 19 में यहाँ पे आपको ऐसा एक्सेप्शंस देखने के लिए मिलेगा कि आप शेड्यूल ट्राइब्स में ऐसे जाके नहीं रह सकते हो,
ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शन है, क्यों एक्सेप्शन है ये भी मैंने आपको अभी बता दी है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई एक बहुत बड़ी एग्जांपल यहाँ पे दिया है, जैसे कि मान लो भैया 2009 तक 19 तक क्या था भैया, हमारा जम्मू एंड कश्मीर एक अलग स्टेट था, स्पेशल स्टेटस का दर्जा था भैया उनको, उनका अपना नेशनल फ्लैग था, ठीक है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी था उनका भैया, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 35 में जो अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर था भैया, क्या अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर कुछ राइट्स वो अपने रेसिडेंट को देता था जो बाकी इंडियंस को नहीं मिलते थे, ठीक है। वो राइट्स मिलते थे भैया अंडर आर्टिकल 35 अभी अबोलिश हो चुका है, ठीक है। 35 अभी भी है भैया, ठीक है, इस पर भी बात करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। तो देखो भैया कि क्या बेसिकली क्या कहते हैं उसको कि एम्पावर्ड करता था बेसिकली, ये जो है ना आर्टिकल 35 ये, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर को कुछ पावर्स दे देता था, वो क्या पावर्स थे भैया, तो वो पावर थे भैया डिफाइन द पर्सन्स हु आर परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट्स, यानी अंडर आर्टिकल 35 ए, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो भी रहते थे लेजिस्लेचर, वो डिसाइड कर सकते थे कि भैया कौन परमानेंट रेसिडेंट है जम्मू एंड कश्मीर का और परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। कुछ स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस है भैया, वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को ही मिलते थे, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट गवर्नमेंट, एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, सेटलमेंट इन द स्टेट, ठीक है, राइट टू स्कॉलरशिप एंड सच अदर फॉर्म्स ऑफ एड प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं है इसे, ठीक है। उसके बाद आपको तो पता है भैया कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर आया था 2019, और उससे फिर क्या स्टेटहुड है जो भी है उसका छीन लिया गया और जम्मू एंड कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया, और इन दो यूनियन टेरिटरी तैयार की गई, एक थी भैया जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी थी भैया अपनी लद्दाख वाली, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद आप हमने फ्रैटर्निटी देखी थी भैया प्रियम्बल में, तो भैया फ्रैटर्निटी सिंगल सिटीजनशिप से आती है, देखा था हमने वहाँ पे। फ्रैटर्निटी यानी भाई भाईचारा, ब्रदरहुड, क्या है भैया फ्रैटर्निटी यानी भाईचारा, ब्रदरहुड, ठीक है। तो बेसिकली सिंगल सिटीजनशिप जो है भैया, ठीक है, तो वो क्या प्रोमोट करने में हेल्प करती है भैया, फ्रैटर्निटी प्रोमोट करने में क्या करती है भैया, हेल्प करती है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम फ्रैटर्निटी में ऑलरेडी वाला सेक्शन देख चुके हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज दे भैया आर्टिकल 51 ये में दे चुकी है, ये भी फ्रैटर्निटी से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। 51C वाला प्रोविजन देख लेना भैया, ई वाला भी देख लेना, ठीक है, आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज में फ्रैटर्निटी वाला पोर्शन हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप क्या है भैया, बेसिकली फ्रैटर्निटी प्रोमोट करती है, ठीक है। यानी जो भी है क्या बोलते हैं उसको, एक भाईचारा, ठीक है भैया। सोचो ना आप कि आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ भैया, ठीक है, आपकी पहचान करेगी भैया एज ए इंडियन सिटीजन ही क्या रहेगी भैया, आपकी पहचान रहेगी, क्या रहेगी भैया, पहचान क्या रहेगी, इंडियन सिटीजन ही करके आपको पहचाना जाएगा, ठीक है। आपको आप ऐसे कहते हो ना कि भैया हम क्या है भैया इंडिया के सिटीजन है लेकिन रेसिडेंट है महाराष्ट्र के, यानी हम इंडिया के सिटीजन है लेकिन महाराष्ट्र स्टेट में रहते, आप ऐसे कहते हैं कि महाराष्ट्र के सिटीजन है, महाराष्ट्र को कोई नहीं पहचानता भाई इंडिया में, इंडिया के बाहर आपको इंडिया करके इंडियन सिटीजन करके आपको एक पहचान मिलती है, ये भी सिंगल सिटीजनशिप। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा पोर्शन है वो कवर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या दिए रिगार्डिंग द सिटीजनशिप, ठीक है। तो बेसिकली आर्टिकल 5 to 11 दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप से रिगार्डिंग, और ये आता है पार्ट 2 में। सिटीजनशिप कौन से पार्ट में आता है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आता है। कौन सा आर्टिकल से भैया रिलेटेड, आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। बेसिकली ये जो है भैया आर्टिकल 5 to 11, ठीक है, ये हमें नहीं बताते कि भैया सिटीजनशिप कैसी एक्वायर्ड की जा सकती है और सिटीजनशिप कैसी लॉस्ट हो सकती है, इसके बारे में ये बात नहीं करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ बताते हैं कि भैया जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कमेंस्ड हुआ, ठीक है, तब कौन सिटीजन बन सकता है, ये सिर्फ आर्टिकल 5 to 11 बताते हैं। बेसिकली आर्टिकल 5 to 11 डज नॉट डील विद द acquisition of the citizenship or loss of the citizenship. It only states that who became the citizen of India at the time of the commencement of the
कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा शुरू हुआ था उस वक्त कौन इंडिया का सिटीजन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, ये सिर्फ आर्टिकल 5 to 11 बताता है। लेकिन सिटीजनशिप कैसे एक्वायर्ड करनी है इंडिया की, या फिर आपकी सिटीजनशिप कैसी लॉस होंगी, इसके बारे में आर्टिकल 5 to 11 बात नहीं करती है। बेसिकली इसके लिए पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया गया है, ठीक है। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड पार्लियामेंट क्या करती है, लॉ बनाती है, और उस लॉ के तहत भैया कौन सिटीजनशिप एक्वायर्ड कर सकता है और किसकी सिटीजनशिप गवाई जा सकती है, ये बताया गया है। जैसे कि सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है। बस इतना ही ध्यान में रखो, बहुत सारे इसमें चेंजेस हुए थे, खाली इतना ही ध्यान में रखो। यानी पार्लियामेंट क्या करता है भैया, सिटीजनशिप एक्ट आता है, और उस हिसाब से फिर डिसाइड किया जाता है भैया कि कौन इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर्ड कर सकता है और किसकी इंडिया की सिटीजनशिप लॉस्ट हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये कौन डिसाइड कर सकता है भैया, कौन डिसाइड कर सकता है, अपना ये डिसाइड कर सकता है, क्या बोलते हैं उसको, पार्लियामेंट, ठीक है। और सिंगल सिटीजनशिप भैया यूनाइटरी प्रोविजन है, ठीक है, फेडरल प्रोविजन नहीं है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे फेडरल आएंगे भैया वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया है। और पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया है, तो पार्लियामेंट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सॉरी, सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाया था, और आई थिंक इसे 8 या 9 बार अमेंड कर दिया जा चुका है, एज पर जैसे जैसे हम इवॉल्व होते जाएंगे, या फिर जैसे जैसे हमारी सोसाइटी एडवांस होती जाएंगी उसके हिसाब से जो भी ग्लोबल लेवल पे भी चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से वो चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 5 to 11 क्या कहता है भैया, सिर्फ बताता है कि इंडिया का सिटीजन कौन बनेगा एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बात करता है क्या, नहीं। इसके बारे में पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया गया है कि भाई आप डिसाइड करो कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो भैया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडिया का सिटीजन कौन बन सकता है भैया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 4 कैटेगरीज दी गई है। तो भैया सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस कब हुआ भैया, 26 जनवरी 1950, ठीक है। और एडॉप्ट कब कर दिया गया भैया, 26 नवंबर 1949, ठीक है। प्रियम्बल में भी दी हुई है डेट, ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी हमने, ठीक है। और कमेंस कब हुआ भैया, 26 जनवरी 1950 को, रिपब्लिक डे करके हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 4 कंडीशंस दी गई है, ठीक है, कि 4 कंडीशन वाले इंसान ही लोग ही क्या बन सकते हैं भैया, इंडिया के सिटीजनशिप बनते हैं। सबसे पहले जो भाई डोमिसाइल है इंडिया में, ठीक है, यानी इंडिया में रह रहा है, ठीक है। या फिर भैया ऐसा इंसान जो पाकिस्तान से इंडिया में आया है, ठीक है। या फिर ऐसा इंडिया इंसान भैया जो इंडिया से पाकिस्तान गया और फिर बाद में वापस आया है। या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है भैया, और इंडिया के वो बाहर रह रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी, इसमें भी कुछ कंडीशंस है, ठीक है। और ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्वेश्चंस में डायरेक्टली आता है, और बहुत सारे लोग, क्या इवन मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, ठीक है। हम देखते हैं अभी एक एक प्रोविजंस, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई डोमिसाइल इन इंडिया, ठीक है। डोमिसाइल का मीनिंग तो पता ही होगा, आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह निकालते हैं ना, वो इसीलिए रहता है कि भाई आप इस स्टेट के स्थायी निवासी हो, स्थायी हो, ठीक है, यानी आप यहाँ पे ही रहते हो, ठीक है, स्थायी हो चुके हो, रेसिडेंट हो, बहुत सालों से रह रहे हो, इसलिए आपको डोमिसाइल मिल जाता है, आपका रेशन कार्ड वगैरह भी वहाँ का रहता है, ठीक है। तो डोमिसाइल इन इंडिया, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि भैया कि कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी 26 जनवरी 1950, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, वहां पे जो डोमिसाइल है इंडिया में, वो लोग क्या हो सकते भैया, इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी इन्होंने क्या बताई भैया, 3 कंडीशंस रखी है, और 3 में से भैया एक कंडीशंस तो भी फुलफिल होनी चाहिए, तभी वो ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल इन इंडिया क्या इंडिया का सिटीजनशिप बेसिकली उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। तो कौन सी कंडीशन है भैया, तो पहली कंडीशन देखते हैं भैया, ठीक है। वो भैया बॉर्न होना चाहिए इंडिया में, ठीक है। या फिर उसके आइदर पेरेंट्स भैया, आइदर पेरेंट्स यानी मॉम या फिर डैड, ठीक है, वो बॉर्न होनी चाहिए भैया इंडिया में, ठीक है। उसके बाद भैया जो भी अप्लाई कर रहा है, ठीक है, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए भैया इंडिया में, ठीक है, यानी वो आमतौर पे इंडिया में रहना चाहिए भैया 5 years तक, ठीक है। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करने से पहले से वो 5 साल तक भैया इंडिया में अगर रह रहा होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल इन इंडिया इंडिया का सिटीजनशिप बन जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो, डोमिसाइल इंडिया यानी भाई जो स्थायी निवासी है इंडिया का, ठीक है,
डोमिसाइल के बेस पे वो बन सकता है, ठीक है। लेकिन ये कब किया भैया, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो रहा है तब, ठीक है। तो भैया 3 कंडीशंस दिए, तो बोल रहे कि 3 में से एक कंडीशंस क्या फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है, जो डोमिसाइल के बेसिस पे। तो कैसे दिए भैया कि मान लो भैया ये एक्स है, ठीक है, अब ये डोमिसाइल है इंडिया में, ठीक है, इंडिया का स्थायी निवासी है, ठीक है। अब इसको भैया इंडिया का सिटीजन बनना है, ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस पार्टीशन वगैरह होना हुआ था ना, इसलिए, ठीक है। तो मान लो कि भैया कि एक्स क्या होना चाहिए भैया, सबसे पहले तो इंडिया में बॉर्न होना चाहिए। अगर वो इंडिया में बॉर्न हुआ रहता है तो ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन बन जाएगा भैया, ठीक है, डोमिसाइल के बेसिस पे, ठीक है। या फिर इस एक्स की मॉम या फिर एक्स का डैड, ठीक है, क्या रहना चाहिए भैया, इंडिया में बॉर्न होना चाहिए। वैसे भी नहीं रहता है भैया, तो भैया ये जो अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये यानी कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 से पहले 5 साल तक इंडिया में रहने को होना। उसके बाद ही क्या हो सकता है भैया, वो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होगा 26 जनवरी 1950 को, उसके बेसिस पे क्या होगा भैया, वो इंडिया की बेसिकली उसको इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल इन इंडिया, यानी भैया वो डोमिसाइल है इंडिया में, ठीक है। समझ में आ गए थे 3 कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है कि भैया एक तो बॉर्न होने को होना, या फिर उसके मॉम डैड में से कोई एक तो भी क्या, आइदर ऑफ पेरेंट्स डैड, आइदर ऑफ पेरेंट्स बॉर्न होने को ना इंडिया में, या फिर भैया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, से कॉन्स्टिट्यूशन चालू होने से 5 साल पहले तक वो किस में रहने चाहिए भैया, इंडिया में रहने को होना, ठीक है। तभी वो क्या बन पाएगा भैया, इंडिया का सिटीजन बन पाएगा डोमिसाइल इन इंडिया, ठीक है। ओके, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, कि भैया ऐसा बंदा, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, कि ऐसा बंदा भैया जो क्या पाकिस्तान से इंडिया आया है, क्या वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखते हैं भैया बन सकता है नहीं, ठीक है। जी हाँ भैया, ऐसे बंदे भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, यानी जो पर्सन पाकिस्तान से इंडिया में आया है वो इंडिया का सिटीजन बनता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस दी है। वो कंडीशंस अगर वो फुलफिल करता है, ठीक है, तो क्या बन सकता है भैया, अपना इंडियन सिटीजन बन सकता है। तो भैया 2 कंडीशंस दी है, 2 में से एक तो भी कंडीशंस क्या होने को होना, फुलफिल होने को होना, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं भैया क्या दी है। तो पहली कंडीशन में बताया भैया कि ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर जुलाई 1948, ओके, बिफोर 19 जुलाई 1948, and he had been ordinarily reside in India since the date of his migration, okay। और ओके, तो सबसे पहले बात करें भैया, और इनकेस ही ऑब्लिक शी माइग्रेटेड टू इंडिया ऑन और आफ्टर जुलाई 1948, ही हैज बीन रजिस्टर्ड, ओके। आफ्टर बताया, बिफोर एंड आफ्टर दिया है भैया, ओके, रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके। But a person could be so registered only if he she had been resident in India for 6 months preceding the date of his application. Okay. भैया बेसिकली ये कह रहे हैं कि भैया अगर कोई इंसान पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट होके आया है तो क्या वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशंस दिए भैया, 2 में से एक फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी? तो भैया वो इंडिया में माइग्रेट होना चाहिए बिफोर 19 जुलाई 1948 से पहले, और माइग्रेशन होने के बाद यानी माइग्रेट करने के बाद भैया वो इंडिया में रहने वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि माइग्रेट कर दिया और फिर भाग गया कहीं और, ऐसे नहीं भैया, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए इसकी जब उसकी माइग्रेशन की डेट होंगी उससे लेके यहाँ तक, ठीक है। यानी वो अगर कोई इंसान, जैसे मान लो कि मैं हूँ, मैं भैया पाकिस्तान से माइग्रेट कर रहा हूँ इंडिया में, लेकिन कब आया हूँ भैया मैं इंडिया में? 19 जुलाई 1948 से 1948 के पहले आया हूँ, ठीक है। तो जब से मैं आया हूँ तब से मैं इंडिया में ही रहने को ना, तभी मुझे माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान के बेस पे क्या मिल सकेंगी भैया, इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकेगी, ठीक है। जैसे मान लो भैया फिर से मैं हूँ, लेकिन मैं ऑन द डेट ऑफ 19 जुलाई 1948 या फिर ये डेट पास होने के बाद, जैसे मान लो कि 20 जुलाई 1948 में आ गया भैया मैं, ठीक है, ऑन यानी इस डेट पे, और आफ्टर यानी जैसे मान लो कि 20 जुलाई 1948 में आ गया, क्या भैया मैं इंडिया का सिटीजन बन सकता हूँ? जी हाँ, फिर भी बन सकता हूँ भैया मैं इंडिया का सिटीजन, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया, मुझे इंडियन सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा। और ये रजिस्ट्रेशन भी तभी कर पाऊंगा भैया
मान लो कि मैं अब रजिस्ट्रेशन के लिए गया हूँ, लेकिन उसके 6 महीने पहले तक क्या रहना को होना भैया, मैं इंडिया में ही रहने को होना। ऐसे नहीं कि भैया मैं इंडिया में नहीं रह रहा हूँ और सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होने को होना। ठीक है, आपको समझ में आ गया भैया। माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, सिर्फ स्मॉल स्मॉल कंडीशन है, ज़्यादा नहीं है, कोई इजीली ग्रास्प हो जाएगा। उसके बाद देखो भैया, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान देन रिटर्न टू इंडिया। ठीक है, अब देखो भैया कोई बंदा है, जैसे कि मैं ही कंसिडर कर लो, जैसे कि मान लो भैया मैं इंडिया से पाकिस्तान में गया, मुझे लगा नहीं भैया यहाँ पे कुछ मज़ा नहीं है, और फिर मैं पाकिस्तान से कहाँ पे आ गया भैया, इंडिया में आ गया। तो इस सिनेरियो में क्या मैं इंडिया का सिटीजन बन सकता हूँ, क्या मुझे इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट कर की जा सकती है एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जी हाँ भैया, इस सिनेरियो में भी आपको क्या मिल सकती है, इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मिल सकती है तो देखते हैं भैया। ठीक है, तो इसमें भी कुछ दिया होगा, क्या दिया है भैया, देखो, ए पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर, यानी बताया भैया, अगर मैं आफ्टर, पहले पढ़ लेते, ओके, March 1st 1947, okay, but later returned to India for resettlement, could become an Indian citizen. Okay, for this she had to be resident in India for 6 months preceding the date of his her application for registration। कुछ नहीं कहा है भैया, सिंपल है। ठीक है, एक मैं से मान लो भैया, मैं हूँ, मैं इंडिया से पाकिस्तान में गया, मुझे भाई कुछ मज़ा नहीं आया, तो मैं पाकिस्तान से इंडिया में वापस आ गया था, क्या मैं यहाँ पे रिसेटलमेंट के लिए वापस आया, तो क्या मैं इंडिया का सिटीजन बन सकता हूँ? जी हाँ भैया, बन सकता हूँ, लेकिन मैं कब आने को होना भैया, कि आफ्टर, अगर मैं March 1st 1947 के बाद अगर मैं आता हूँ तो मैं बन सकता हूँ इंडियन सिटीजन। ठीक है, कैसे बन सकोगे भाई, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन करने से पहले से मिनिमम मैं 6 मंथ में तो भी इंडिया में रहने को होना। ठीक है, सेम ही है, फिर डेट चेंज हुई है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझ में आनी पड़ेगी, और सिनेरियो चेंज हुआ है, जैसे कि माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, यानी जो ऑलरेडी पाकिस्तान का है वो इंडिया में आ गया, तो बन सकता है क्या, जी भाई बन सकता है। ठीक है, लेकिन कोई इंडिया में रहता था भैया, पाकिस्तान में चला गया और फिर से पाकिस्तान से वापस इंडिया में आ गया, ये दोनों सिनेरियो में क्या बन सकते भैया, इंडियन सिटीजनशिप आपको ग्रांट की जा सकती है। आपको खाली याद क्या रखना है भैया, डेट याद में रखनी है। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, डोमिसाइल का तो समझ में आना चाहिए, 3 कंडीशंस थी, 3 में से एक। ठीक है, एक समराइज फॉर्म में बाद में देख लेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद देखो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, लेकिन वो इंडिया के बाहर रह रहा है, क्या वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है? ठीक है, देखते हैं भैया। ए पर्सन हु और एनी ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, ओके, अनडिवाइडेड इंडिया, but who is ordinarily residing outside India shall become an Indian citizen if he oblique she has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country of his her residence, whether before or after the commencement of the constitution। ओके, तो बेसिकली ये कह रहे हैं भैया कि मान लो किसी के पेरेंट्स, एक पर्सन है, ठीक है, जैसे मान लो कि एक्स है, ठीक है, इसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, ये बॉर्न हुए हैं भैया, कहाँ पे, पूरे अखंड भारत में ये बॉर्न हुए थे। ठीक है, लेकिन अभी ये जो सभी लोग हैं भैया, ठीक है, ये अभी इसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ये भी भैया, ये इंडिया के बाहर रह रहे, कहाँ पे रह रहे भैया, आउटसाइड इंडिया। तो ये जो बंदा है एक्स, ये क्या इंडिया का सिटीजन बन सकता है? जी भैया, बन सकता है। इसे क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा बेसिकली ये जिस कंट्री में रहता है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया जिस कंट्री में रहता है, तो उस कंट्री में जो हमारा इंडिया का काउंसलेट होएगा, जो भी डिप्लोमेटिक ऑफिस होगा, ठीक है, वहां पे जाके इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताया गया है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसे सिटीजनशिप ग्रांट की जा सकती है। ठीक है, सकती है। ठीक है, और ये जो है भैया, ये जो प्रोविजन है बेसिकली ओवरसीज सिटीजन्स के लिए, ओवरसीज जो इंडियंस है उनके लिए भी बेसिकली कवर करता है, ओवरसीज इंडियंस को भी ये प्रोविजंस कवर करता है। ठीक है, ये सब आपको समझ के रखना है। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में 4 प्रोविजंस दिए है भैया, वो 4 प्रोविजंस के बेसिस पे क्या कर सकता है कोई इंसान, क्या कर सकता है भैया, इंडिया का सिटीजन बन सकता है। एक बार क्विकली समराइज फॉर्म में देख लेते हैं कि डोमिसाइल इन इंडिया में है भैया, तो 3 कंडीशंस दी है, एक कंडीशन फुलफिल होने को ना, तो 3 कंडीशंस कौन से भैया, जो पर्सन है वो भैया इंडिया में बॉर्न होने को ना, या फिर उसके जो भी पेरेंट्स या फिर डैड या फिर मॉम इंडिया में क्या होने को ना भैया,
पैदा होने को होना, ठीक है। और उसके बाद भैया उसके बाद क्या है भैया, अगर कोई इंसान बनना चाहता है, ठीक है, तो कमेंसमेंट होने के पहले यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने के पहले अगर 5 साल तक इंडिया में रहता है तो वो भी क्या बन जाएगा भैया, हमारा इंडियन सिटीजनशिप बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, माइग्रेटेड माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, दो कंडीशंस दी है भैया, एक फुलफिल होने को होना, कौन सी थी भैया, ठीक है। अगर कोई इंसान भैया बिफोर 19 जुलाई 1948 के पहले इंडिया में अगर आता है, कहाँ से भैया, पाकिस्तान से, यानी तो पहले से पाकिस्तान में रह रहा था भैया, अब इंडिया में आ रहा है, ठीक है, फिर आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या बन सकता है भैया, वो बन सकता है भैया हमारा इंडियन सिटीजन, ठीक है। लेकिन माइग्रेशन डेट जो है वो वहां से लेके अब तक वो इंडिया में ही रहने को होना, यानी ऑर्डिनरी रिसाइड होने को होना, ठीक है। उसके बाद भैया ऑन या फिर आफ्टर वो 19 जुलाई 1948 को अगर आता है तो उसे क्या करना पड़ेगा भैया, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और फिर वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही वो क्या बन पाएगा भैया, इंडिया का सिटीजन बन पाएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से पहले वो कम से कम 6 मंथ तक इंडिया में ही रहने को होना, ठीक है। उसके बाद देखो भैया, जस्ट सेकंड दे दो भैया, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद देखो भैया, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, रिटर्न टू इंडिया, बेसिकली बोले कि भैया कोई आदमी, जैसे कि कोई आदमी इंडिया में था, वो पाकिस्तान में चला गया, फिर उसको लगा नहीं भैया मुझे इंडिया में जाके सेटल होना है, तो फिर से वो पाकिस्तान से लेके इंडिया में आ गया रीसेटल के लिए, ठीक है। अगर वो आफ्टर 1 मार्च 1947 के बाद अगर आता है तो जी भैया वो क्या बन सकता है, इंडिया का सिटीजन बन सकता है। उसे सेम करना पड़ेगा भैया, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करने से पहले कम से कम वो 6 मंथ इंडिया में रहने को होना, ठीक है। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, लेकिन वो कहाँ पे रह रहा है भैया, आउटसाइड द इंडिया रह रहा है, उनके लिए बताया भैया कि उसके पेरेंट्स, जैसे मान लो कि एक्स है, इसका पेरेंट्स, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा होने को होना, ठीक है, और फिर वो इंडिया के बाहर रह रहे किसी कंट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, फिर भी ये इंडिया का सिटीजन बन सकता है। इसे क्या करना पड़ेगा, जहाँ जिस कंट्री में वो रह रहा है वहाँ पे जो भी इंडिया का काउंसलेट होगा, डिप्लोमेटिक ऑफिस होगा, वहाँ पे जाके उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोविजन जो है भैया ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडियंस को भी कवर करता है, ठीक है। तो ये थे भैया 4 प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, थोड़ा डेट्स की वजह से इधर उधर हो जाता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया नहीं हुआ है, हमें समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, और बेहतरी से मैं लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद देखो भैया कुछ अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी है, जैसे कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भैया सिंगल सिटीजनशिप ऑफर करती है, तो इसका मतलब क्या है भैया, हमारे यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो भैया कि ये एक्स है, ठीक है, एक्स क्या है भैया, इंडिया का सिटीजन है, कहाँ का है भैया, इंडिया का सिटीजन, लेकिन इसने क्या कर लिया भैया, यूएसए की भी सिटीजनशिप ले ली, क्या ले ली भैया, इसने यूएसए की भी सिटीजनशिप ले ली, तो इस सिनेरियो में क्या होगा भैया, उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी भैया, कैंसिल हो जाएगी, क्या हो जाएगी भैया, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है भैया ड्यूअल सिटीजनशिप की परमिशन नहीं देता है, ठीक है भाई, एक ही सिटीजनशिप रहेंगी, वो रहेंगी भैया सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। जैसे कि मान लो या फिर यूएसए को वो ले लेता है, ठीक है, या फिर उसने क्या किया भैया, ये अभी इंडिया का सिटीजन था भैया, अमेरिका में बहुत सालों के लिए काम से रह रहा था, फिर उसने क्या के लिए वॉलंटियर यानी खुद से होकर यूएसए की सिटीजनशिप ली, तो उस सिनेरियो में भी क्या हो जाएगा भैया, इसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो क्या हो जाएगी भैया, ऑटोमेटिकली कैंसल हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और भैया एक्विजिशन और टर्मिनेशन या फिर लॉस, ठीक है, यानी सिटीजनशिप कैसे एक्वायर्ड की जाएगी, सिटीजनशिप कैसी लॉस होगी, कैसे सिटीजनशिप टर्मिनेट की जाएंगी, ठीक है, इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है या फिर इससे रिलेटेड जो है वो कौन डिसाइड करता है भैया, पार्लियामेंट डिसाइड करता है, क्योंकि आर्टिकल 5 to 11 जो है भैया वो सिर्फ बताता है कि भैया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हु कैन बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये बात करता है, लेकिन एक्वायर्ड कैसे की जाएंगी सिटीजनशिप या फिर सिटीजनशिप कैसी लॉस होंगी इसके बारे में वो बात नहीं करता है,
ठीक है। उसके बाद देखो भैया, एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। तो बेसिकली कह रहे हैं भैया कि जो पर्सन है या फिर ऐसे पर्सन जो इंडियन सिटीजनशिप इंडिया के सिटीजन्स माने जा चुके हैं, ठीक है, तो वैसे इंडिया के सिटीजन रहेंगे। लेकिन अगर कुछ पार्लियामेंट अगर लॉ में कुछ चेंजेस ला के कुछ कर सकती है तो उसके ऊपर वो वेरी कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे पैदा हुए भैया तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो भी सिटीजनशिप में चेंजेस आएंगे उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, वो मॉडिफाइड होते जाएगा। मान लो कि कोई आसाम से, जैसे कि मान लो भैया कोई यूएसए से यहाँ तक आया है और यहाँ की उसने सिटीजनशिप ले ली है, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट अगर कुछ मॉडिफिकेशन करता है और अगर रेट्रोस्पेक्टिवली अगर लागू हो जाता है तो उसको थोड़े वो बहुत कॉन्सिक्वेंसेस या फिर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट दो भैया, ऐसा करो वैसा करो, ऐसे कुछ सिनेरियो फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये भी है अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था भैया सिटीजनशिप का पहला पार्ट, ठीक है। बेसिकली 3 पार्ट्स में इसको हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। वही डेट्स का मैटर है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा वो हाँ, अच्छे से पढ़ लेते, ठीक है। आई होप कि ये जो पोर्शन मैंने अभी कवर किया आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आप डेट्स में वगैरह कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलो फिर सी यू सून। अगर कुछ रहता तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हैव अ गुड डे।